प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार और स्वागत करते हैं आपके ज्ञान ज्योति एकेडमी में। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2। हमने कंसंट्रेशन टर्म पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्युबिलिटी होता क्या है, किसी भी चीज़ को मैं किसी चीज़ के अंदर डिसोल्व करता हूँ, ठीक है, और वो क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए या घुल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो कहेंगे solubility of a substance, it is maximum amount that can be dissolved in a fixed amount of solvent। यानी कि ये कह रहा है भाई, हम क्या ले रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट सोलवेंट ले रहे हैं और उस फिक्स अमाउंट सोलवेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की कितनी ऐड की जा सकती है, कितनी डिसोल्व की जा सकती है, कितनी घोली जा सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है, इसके अंदर मैं कितनी चम्मच चीनी इसके अंदर सोल्यूबल कर सकता हूँ, ठीक है, वही इसकी क्या है, सोल्युबिलिटी है। मान लो मैं भी इसके अंदर 10 चम्मच चीनी इसके अंदर डिसोल्व कर सकता हूँ, 10 से आगे डिसोल्व होना बंद हो जाती है, तो इसकी जो पानी की सोल्युबिलिटी होगी या शुगर की सोल्युबिलिटी है वो क्या है, हमारे पास 10 चम्मच चीनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 चम्मच चीनी ही हम इसमें डिसोल्व कर सकते हैं। व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू सोलवेंट, जब मैं किसी सॉलिड सोल्यूट को ऐड करता हूँ सोलवेंट के अंदर, सम सोल्यूट डिसॉल्व्ड एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज। देखो ये तो बात सीधी सी है कि भैया जैसे ही मैं सोल्यूट को ऐड करता जाऊंगा तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। तो एक समझ सकते हैं कि भैया अगर एक गिलास पानी है, उसके अंदर एक चम्मच चीनी मिलाऊंगा तो उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी। अगर मान लो मैं इसी गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी मिला रहा हूँ तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर मैंने 3 चम्मच मिलाया तो इसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगी। यानी कि मैं जितना ज़्यादा सोल्यूट मिलाता जाऊंगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज होती जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब मैं सोल्यूट को ऐड कर रहा हूँ और कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड, डिसोल्यूशन। फिर सम अगला पॉइंट है, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलोइड विद सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ये कह रहा है कि भाई अगर मैंने एक सोल्यूट है उसको सोलवेंट के अंदर मिला दिया और एक कोलोइडल सॉल्यूशन था, ठीक है, अब हुआ क्या, उसमें जो रिएक्शन होने या सोल्यूबल होने के बाद एक सोल्यूट पार्टिकल बाहर आया, ठीक है, वो अलग हो गया, गेट सेपरेटेड हो गया सॉल्यूशन में से, ठीक है। ये कह रहा है भाई, अगर मैंने सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर मिलाया और एक सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल अलग हो गया उस सॉल्यूशन में से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल अलग हो जाए या सॉलिड पार्टिकल हमें मिले किसी सॉल्यूशन के अंदर से, वो हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये रहा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सोल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, मान लो एक सोल्यूट है, उस सोलवेंट के अंदर मिला रहा हूँ, ठीक है, और वो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। जितना ये सोल्यूट सोलवेंट के अंदर मिला और सॉल्यूशन बनने का रेट है वो किसके इक्वल होगा, उतना ही रेट से जो ये सॉल्यूशन है वो टूटेगा किसमें, सोल्यूट और सोलवेंट में, ठीक है। यानी कि जैसे ही हमारा ये सोल्यूट और सोलवेंट से सॉल्यूशन बनेगा, वैसे ही सॉल्यूशन से हमारा सोल्यूट और सोलवेंट दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, यानी कि रिवर्स कर जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि भाई नो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सोल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट। जितनी स्पीड से सॉल्यूशन बन रहा है उतनी स्पीड से सोल्यूट दोबारा से बन रहा है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है। और ये इक्विलिब्रियम ये हमारे पास डिनोट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को और नीचे वाली डिनोट कर रहा है बैकवर्ड रिएक्शन को। उसके बाद एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता रहेगा, ठीक है, एक पॉइंट पे फिक्स नहीं है वो इक्विलिब्रियम, यानी कि मूव कर रहा है वो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, भाई कोई सोल्यूट है और सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया गया है, उसकी कंसंट्रेशन को विल रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कह रहा है भाई सोल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन के अंदर वो सेम मिलेगी, क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट होगी, सेम मिलेगी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर कोई भी कितना भी हो, टेम्परेचर कितना भी हो, परंतु जो हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन होगी
जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या करेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ये बात याद रखने की है। उसके बाद पॉइंट आता है सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। ये कहता है भाई अगर मैंने एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी मिलाई, घुल गई, 2 चम्मच चीनी मिलाई वो भी घुल गई, 3 चम्मच मिलाई वो भी घुल गई। अब मैं मिलाता जा रहा हूँ और 10 चम्मच चीनी तक चला गया, ठीक है। अब वो 10 चम्मच चीनी मिलाई वो भी घुल गई, परंतु जब मैं 11वीं चम्मच मिला रहा हूँ ना, अब उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही, वो घुल नहीं रही वो चीनी, ठीक है। तो वो 11वीं चम्मच ही क्या एक तरीके से वो सॉल्यूशन क्या बन गया, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो ये क्या कह रहा है भाई, एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाए जिसमें मैं और सोल्यूट को ऐड ना कर सकूं, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर वही रहना चाहिए और प्रेशर भी वही रहना चाहिए। उसी सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि और ज़्यादा सोल्यूट जब ऐड ना हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो भाई 10-11वीं चम्मच से पहले पहले जितनी भी चम्मच मिलाई है ना, वो सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कि भाई कोई सोल्यूट है वो हम ऐड कर सकते हैं या फिर डिसॉल्व हो रहा है, तो उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, हम और ज़्यादा सोल्यूट इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आता है इसमें एग्जांपल, हम क्या कर रहे हैं, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अब इसमें देखेंगे भाई क्या इसका टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है? भाई सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है? कहता है कि भाई इफ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पास होगा, कि वो बनने वाला होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। याद रखना कि भाई जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, सोल्युबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। अब दूसरी तरफ क्या होगा, अगर वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है या फिर लेस देन जीरो है, तो जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। एंडोथर्मिक में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज, सोल्युबिलिटी इंक्रीज। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा? जिसमें से हीट बाहर निकलेगी तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। फिर कहता है अभी जो सोल्युबिलिटी है ना, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर जो प्रेशर का होता है वो इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। चाहे मैं प्रेशर ज़्यादा रखूँ या कम रखूँ, जो इफेक्ट होगा सोल्युबिलिटी पे वो नेग्लिजिबल होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है भाई हम क्या कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड में, जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा, सॉलिड पे और लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों इनकम्प्रेसिबल है। अगर मैं प्रेशर डालता हूँ तो वो कंप्रेस नहीं होती, लिक्विड भी नहीं होती है, सॉलिड भी नहीं होगी, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल है, अगर इनकम्प्रेसिबल है तो सोलिबिलिटी पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के केस में, गैस इन लिक्विड के केस में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक तो नेचर ऑफ गैस करती है, कैसा नेचर है गैस का, टेम्परेचर पे करेगी, प्रेशर पे करेगी और नेचर ऑफ लिक्विड पे करेगी, यानी कि चारों चीजों पे ये जो है सोलिबिलिटी डिपेंड करेगी। उसके बाद इसका जो एक्सप्रेशन है कि भाई प्रेशर का सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने अपना एक लॉ दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताता है सोलिबिलिटी पे। सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, जब मैं किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करता हूँ तो उसकी सोलिबिलिटी एक सेम टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे, दिए हुए तापमान पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ एट विच इट इज डिसोल्व्ड। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर पे। भाई जितना ज़्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा उतनी ज़्यादा गैस की सोल्युबिलिटी इस लिक्विड के अंदर होगी, ठीक है। सीधा डायरेक्ट का रिलेशन है। इफ़ वी यूज मोल फ्रैक्शन, अगर मैं सोल्युबिलिटी के केस पे क्या लूँ? मोल फ्रैक्शन लूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर हम मोल फ्रैक्शन यूज करें ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन एज मेजर इट्स सोल्युबिलिटी, तो क्या होगा कि भी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कैसा साइन आता है? कि एच आता है, जो कि हमारे पास क्या है? सोल्यूबल हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हेनरी ला कांस्टेंट है या हेनरीज कांस्टेंट है, उसके क्या है? देखो के एच इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस।
अब जो हेनरी ला कांस्टेंट है उसकी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। भाई क्या-क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं? कह रहा है भाई जो हेनरी कांस्टेंट है ना, वो क्या है, फंक्शन है किसका? नेचर ऑफ गैस का। तो इसका मतलब क्या होगा, अलग-अलग गैस के लिए केएच की वैल्यू अलग-अलग होगी। अगर मैं नाइट्रोजन गैस को पानी के अंदर मिलाऊँगा उसके लिए केएच की वैल्यू अलग होगी। अगर मैं O2 गैस को मिलाता हूँ पानी के अंदर, उसके अंदर केएच की वैल्यू अलग मिलेगी। ठीक है? तो ये सेम नहीं होगी। तो यही कह रहा है अलग-अलग गैसों के लिए अलग-अलग केएच वैल्यू होती है। सेकंड पॉइंट बात करें तो हायर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। अगर केएच की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। किस लिए, कैसे? देखो, हमें पता है फॉर्मूले से, बिकॉज़ जो कांस्टेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है? अगर सॉल्युबिलिटी कम हुई तो केएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि मैं बात करूँ केएच की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। देखो फॉर्मूले से पता चल रहा है, अगर मैं इस केएच की वैल्यू को उस तरफ ले जाऊँ तो डिवाइड में आ जाएगा पी अपॉन केएच और इक्वल टू में एक्स। तो अब दिखाई दे रहा है कि भाई केएच है और एक्स है वो क्या है, इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है? उसके बाद कहते हैं भाई हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होगी? यूनिट ऑफ प्रेशर में बात करें, एक तो एटमॉस्फेयर एक टोर, दोनों प्रेशर की यूनिट है, और हेनरी कांस्टेंट एक तरीके से एक प्रेशर की यूनिट ही है। ठीक है? उसके बाद एक ग्राफ है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ एचसीएल। एचसीएल एक गैस मान लिया मैंने। ठीक है? उस टोर एम है। ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर है। जैसे ही मैं प्रेशर को इंक्रीज करता जाता हूँ, जो स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है हमारी, तो जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा हूँ सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है गैस के अंदर। भाई HCl एक गैस है और साइक्लोहेक्सेन एक लिक्विड है। तो HCl गैस को साइक्लोहेक्सेन के अंदर मिक्स कर रहा हूँ, उसका मोल फ्रैक्शन वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जैसे मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि भाई पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद आता है के एच इज प्रोपोर्शनलिटी ऑफ टू टेम्परेचर। जो के एच है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा के एच या जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा के एच की वैल्यू। तो याद रखना है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा के एच की वैल्यू होगी। ठीक है? और हमने अभी अभी देखा के एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, टेम्परेचर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्स से। तो एक बात ध्यान रखना, हमने सॉलिड इन लिक्विड की बात की थी, वहाँ तो हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही थी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। ठीक है? परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है गैस इन लिक्विड के केस में। मीन्स द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जितना मैं टेम्परेचर को ठंडा रखूंगा उतना ही क्या होगा, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। इसी कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी के अंदर सर्दियों के टाइम पे अच्छे से डिजोल्व होती है। ठीक है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो इज गेटिंग मोर डिजोल्व इन कोल्ड वाटर देन द वार्म वाटर। ऑक्सीजन है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती है या डिजोल्व होती है देन वार्म वाटर में। इसलिए जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है वो कंफर्टेबल होती है कब, कोल्ड वाटर में। ठीक है? वार्म वाटर में वो कंफर्टेबल नहीं होती। कहाँ कंफर्टेबल होती है, कोल्ड वाटर के अंदर। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है हमारे पास, हेनरी ला। हेनरी ला टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर, द बोतल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। ये कहता है अगर मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, उसका प्रेशर को इंक्रीज कर दूंगा। प्रेशर इंक्रीज किया, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये जो CO2 गैस है वो इजिली कोल्ड ड्रिंक के अंदर या सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो हाई प्रेशर रखना पड़ेगा हमें। ठीक है? जो सील करते हैं हाई प्रेशर के अंदर सील करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, एट हायर एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। ये कहता है भाई जैसे ही हम नीचे खड़े रहते हैं वहां पर तो प्रेशर क्या होता है, वहां पर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं या फिर ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नीचे डिक्रीज कर जाता है। ठीक है? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो क्या होगा, दे लीड टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब मान लो ऑक्सीजन अच्छे से डिजोल्व है हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड क्या लिक्विड, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अच्छे तरीके से डिजोल्व है कब, जब हम ग्राउंड लेवल पे हैं। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या होते हैं,
प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो लो ब्लड ऑक्सीजन कोज क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। तो होगा क्या, ब्लड में से ऑक्सीजन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डिजोल्व होना कम होगी, ठीक है। अगर ब्लड में से ऑक्सीजन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी या फिर कहेंगे डिजोल्व कम होगी, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनोक्सिया बोलेंगे। उस अनोक्सिया कंडीशन में ना तो क्लाइंबर जो चढ़ाई पर चढ़ने वाला है, ना तो वो अच्छे तरीके से सोच पाएगा और वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। तो इस सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, अनोक्सिया बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई। देखो 2 न्यूमेरिकल करेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, CH3 पार्शियल प्रेशर इथेन का क्या है, ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना है भाई हमारे पास, वो दे रखा है। जो ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, उसका मास दिया हुआ है इतना, ठीक है। इथेन का मास इतना दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। और जो प्रेशर है वो कितना है, 1 बार। जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है इथेन का कितना हमारे पास, 1 बार है। तो सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम ऑफ इथेन। ये कह रहा है भाई अगर इतना ग्राम इथेन है और प्रेशर इतना है, तो अगर मैं 5 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन लेता हूँ तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है। मास को हम एक तरीके से सोल्युबिलिटी के रूप में लेके चलेंगे, उसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहता है, मास ऑफ इथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। m1 इज इक्वल टू KHP1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मास पुट करेंगे, ठीक है, m1 की वैल्यू और KH की वैल्यू निकाल लेंगे, हेनरी कांस्टेंट और 1 बार प्रेशर दिया हुआ है। अब हम यहाँ से KH की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या आई है, 6.56 इंटू 10⁻⁻² ग्राम पर बार। अब M2 इज इक्वल टू KH P2, हमें क्या निकालना है, P2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। M2 की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻²। KH की वैल्यू अभी निकाली, P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जब क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 0.762। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये कह रहा है इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये कह रहा है भाई हम कितनी मिली मोल्स नाइट्रोजन के डिसोल्व कर सकते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर। अज्यूम दैट N2 exert a partial pressure of 0.987 बार। गिवन हमें गिवन KH की वैल्यू दी हुई है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 76.48 केल्विन बार, किस टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है भाई नाइट्रोजन गैस है उसका पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, किसके, नाइट्रोजन गैस के। हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा बीच में, ठीक है। यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकलेगी, P/KH। तो प्रेशर तो हमें दिया हुआ है, क्या प्रेशर तो हमें दिया हुआ है भाई, ठीक है, और KH की वैल्यू भी दी हुई है। प्रेशर क्या है, ये रहा 0.987 बार, ठीक है, और KH की वैल्यू भी गिवन है, ये रही, ठीक है। और K दे रखा है, K का मतलब यहाँ पर क्या हमारे पास, K का मतलब 1000 है, ठीक है। तो 1000 10⁻³ लिख देंगे। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, XN2 की वैल्यू आ जाएगी सोल्युबिलिटी की 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब हमें पता है N मोल्स ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन, भाई नाइट्रोजन के N मोल्स प्रेजेंट होते हैं, कितने मोल्स आएंगे वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये कह रहा है भाई 1 लीटर किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ मोल। तो हम निकाल सकते हैं, ये देखो ऊपर गिवन था 1 लीटर, ये इधर भाई 1 लीटर गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 ग्राम लिखा है। 1 लीटर को 1000 ml या 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो वाटर के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए, कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या होगा भाई, 1000 और मोलर मास क्या होगा, 18। कैसे निकाला, H2O का पता होगा भाई, 2 + 16 यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मोल्स आए वाटर के क्या आई है, 55.5 मोल। उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालते हैं N2 का। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स वाटर के प्लस में N2 के। अब हमें पता है भाई अगर एक्सेस की बात करें, पानी अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कंपैरिजन बहुत थोड़े होंगे वाटर के कंपैरिजन में।
अगर बहुत थोड़े होंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, वाटर वाटर के कंसिडर करेंगे तो ये नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो N अपॉन 55.5 जो वाटर के मोल्स निकाली थी, पर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इसकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर देखो एन की वैल्यू हमें निकालनी है और मोल फ्रैक्शन जो है ना N2 का वो ऊपर निकाला था शायद, ये रहा, ये निकाला हुआ, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला था, तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, एन की वैल्यू आ जाएगी, इतना आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो हमें तो मिली मोल्स में निकालना है, मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आने वाले लेक्चर में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।